ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली कैसे देखी जाती है। अभी कुंडली देखने का बहुत सा प्रोसीजर है। कुछ लोग खाली योगा देखकर फलादेश कर देते हैं, कुछ लोग दशा देखकर कुंडली का फलादेश कर देते हैं। लेकिन कुंडली का सबसे पहले बेसिक जानकारी कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम आज आप लोगों को बताना चाहते हैं। अब कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर का सबका अलग अलग प्रभाव होता है और 12 घरों के बारे में जब तक स्पष्ट रूप से ज्ञान न प्राप्त किया लिया जाए तब तक आधा अधूरा ज्ञान कभी बताना नहीं चाहिए। कुंडली एक ऐसी चीज है कि ये आदमी के मनोबल को आप इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि वह हारी हुई बाजी जीत सकता है। और यही कुंडली ऐसी है कि आप उसके मनोबल को खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप कुंडली किसी का भी देखिए, उस कुंडली में हमेशा ये देखिए कि इसकी उन्नति कैसे हो सकती है, इस चीज का उपाय क्या है जिससे इसका बिगड़ा काम बन जाए। कुंडली में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसका उपाय ना हो। अब मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ विद्वान लोग किसी की कुंडली थोड़ी खराब है, बहुत अच्छी नहीं है, कुंडली ही फेंक देते हैं, कुछ नहीं हो सकता, बेकार है। क्योंकि मैं ऐसे महान भावों का बड़ा सम्मान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को कुंडली देखना नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले का अपमान कर दें, उसका मनोबल तोड़ दें। वो आपसे बहुत सी आशा लेकर आपके पास आया है, आपसे उपाय जानने की इच्छा में आया है। तो अभी मेरा 33 वर्ष हो गया मुझे इस ज्योतिष लाइन में, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई कुंडली देखी ही नहीं है कि जिसका उपाय ना हो। कुंडली है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मूल। देखिए, कुंडली में सबसे पहले चीज क्या है? लग्नेश, लग्न। वह व्यक्ति का लग्न क्या है, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है। अब लग्न का स्वामी 6, 8, 12 यानी त्रिक स्थान में बैठ जाए। वैसे तो लग्नेश जहां भी बैठता है, लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता है, परंतु छठे घर में रहने से थोड़ा इसका स्वास्थ्य में नरम गरम लगा ही रहेगा जीवन पर्यंत। अष्टम घर में बैठने से भी उसके जीवन में तमाम समस्याएं आएंगी, लेकिन इन समस्याओं का उपाय भी होता है। वो कौन सा उपाय करे जिससे कि ये समस्याओं से उसे मुक्ति मिल जाए। 12वां घर भी माना गया है कि आदमी का धन आएगा, खर्च होगा, आएगा, खर्च होगा, बड़ी मुश्किल से बचत हो पाती है। लेकिन अब चूंकि लग्नेश 12वें बैठ जाता है तो आदमी ज़्यादा देश विदेश दूर की यात्रा भी करता है। तो लग्न कुंडली में हमें 3 चीज मुख्य रूप से देखना चाहिए। एक तो जान है तो जहान है, यानी कि लग्न, शरीर। इसके शरीर का स्वामी कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, उसके साथ पापक ग्रह बैठे हैं या दूषित ग्रह बैठे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर कुंडली में कोई भी ग्रह 6, 8 या 12 घर में बैठ जाए तो वो अपना अच्छा फल खो देता है। सिर्फ कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि शुक्र 12वें घर में अच्छा माना जाता है, शनि 8वें घर में अच्छा माना जाता है,
चंद्रमा भी छठे घर में अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा अन्य ग्रह 6, 8, 12 घर में बैठ गए तो ये अपने प्रभाव को कम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार 6, 8 और 12 घर का स्वामी जहां बैठ जाता है ये उस घर को भी नुकसान पहुंचाता है। वैसे तो हर कुंडली में उपाय ही उपाय है, आप उपाय करेंगे तो दोष निकल जाता है। इसके अलावा योगा देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुंडली में ग्रह 6, 8, 12 में बैठ गए या नीच का हो गए या किसी शुभ ग्रह पापक ग्रह के साथ बैठ गए तो कुंडली में यहाँ एक समस्या ये खड़ी हो जाती है कि क्या उपाय करने से यह कुंडली का दोष निकल जाए। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि मांगलिक कुंडली कैसी होती है। मांगलिक के बारे में लोग कहते हैं या तो शादी लेट से होती है या 2 शादी होती है या कभी कभी शादी ही नहीं होती है या शादी हुआ तो अलगाव हो जाता है। कुछ बातें सत्य हैं लेकिन इसके भी उपाय हैं। अब जैसे लग्न में मंगल बैठ जाए तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। आदमी तेज तर्रार, जोशीला, गुस्सैल, कामुक स्वभाव का हो जाता है। चौथे घर में मंगल बैठ जाए तो कुंडली मांगलिक होती है। इसमें शादी लेट होती है लेकिन यह है कि शादी होने के बाद कुछ समय तक जीवन साथी से थोड़े वैचारिक मतभेद रहते हैं, फिर ठीक हो जाता है। सप्तम घर में भी मंगल बैठ जाए तो मांगलिक कुंडली बन जाती है। यहाँ पर भी जीवन साथी के साथ थोड़े विचार में अनबन रहती है। सबसे भारी मंगल 8वें घर का मंगल माना गया है। 8वें घर का मंगल बहुत तेज तर्रार, बहुत जोशीला, बहुत गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव का बनता है। तो 8वें घर में भी ये देखा गया है कि शादी होती है, शादी टिकती है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है कि जीवन साथी को कोई ना कोई नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अगर उसका उपाय किया जाए तो इस समस्या का निवारण अपने आप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 12वें घर का मंगल, अब इसको 12वें घर के मंगल को सौम्य मंगल मानते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा मंगल दोष नहीं होता है, परंतु 12वां विदेश घर का मंगल होने के कारण भी थोड़ा जोशीला, जिद्दी स्वभाव बनाता ही है। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों की युति, अब 5 महापुरुष योग बनता है। कुंडली में देखना चाहिए कि क्या इस कुंडली में कोई ऐसा राजयोग बन रहा है, जैसे कि कर्म स्थान और भाग्य स्थान एक साथ बैठ जाएं या भाग्येश और लग्नेश एक साथ बैठ जाएं, पंचमेश भाग्येश की युति हो जाए, दशमेश पंचमेश की युति हो जाए तो कुंडली में राजयोग का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे कि कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन समय बुरा चल रहा है, तो इसका कारण यह है कि तब आप दशा देखिए, किस ग्रह की दशा चल रही है, इस दशा में किस ग्रह का अंतर दशा चल रहा है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने दशा में उतना अच्छा फल नहीं देता है जितना कि वो अपने अंतर दशा में पूर्ण फल देता है। तो ग्रहों का जब आप योग देखिए तो सबसे पहले आपको कुंडली में 2 बातों को विशेष कर देखिए। एक तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई ग्रहण या दुष्ट ग्रहों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा से आप उसके कुंडली की राशि बताएंगे, जिस राशि पे चंद्रमा बैठा है यही उस कुंडली की राशि हुई। राशि के अनुसार आप देखिए 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। तो जब चंद्रमा के साथ
कौन सा ग्रह बैठा है, या चंद्र, जैसे कि चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाए तो चंद्र शनि विष योग बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आदमी वैसे तो हृदय से थोड़ा कठोर होता है, बातचीत करते तो समय थोड़ा स्वार्थी भी होता है, यात्राएं बहुत करता है। अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाए तो चंद्र मंगल योग होता है, इसे लक्ष्मी योग बोलते हैं। तो अब लक्ष्मी योग होने से आप सीधी सी बात जान सकते हैं कि ये कुंडली बड़ी भाग्यवान है। ये जहां भी रहेगा धन कोई ना कोई तरीके से इसके पास आता ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा का गुरु के साथ युति देखिए। अब चूंकि चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो गजकेसरी एक नंबर का बनता है। चंद्रमा के साथ साथ गुरु कहीं भी केंद्र में बैठा है तो गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि चंद्रमा के राशि में बैठने से गुरु चौथे घर में बैठ गया, गुरु सप्तम घर में बैठ गया, या गुरु दसम घर में बैठ गया, तो ये गजकेसरी योग होता है। इसको हम नंबर के अनुसार देखते हैं। गजकेसरी का 1 नंबर जो बहुत अच्छा होता है, फिर चौथा गुरु का 2 नंबर, ये भी काफ़ी ठीक ही होता है। सप्तम गुरु चंद्र का युति आमने सामने बैठने से ये भी गजकेसरी योग होता है, ये भी एक प्रकार के राजयोग का निर्माण करता है। और दसम गुरु बैठने से भी गजकेसरी बनता है, ये भी शुभ फल देता है। अब आप कुंडली में एक चीज विशेष कर जान लीजिए कि कुंडली में जो 4 घर होते हैं ये केंद्र के घर होते हैं। लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, यह केंद्र है। अगर कुंडली में केंद्र खाली है तो वो, एक पुराण में लिखा भी है कि अगर राशि कुंडली, लग्न कुंडली, राशि कुंडली से तो इसे केंद्र खाली होता ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा राशि में आकर लग्न में बैठ जाता है। लेकिन चंद्रमा के अलावा बाकी केंद्र खाली है। लग्न कुंडली से भी केंद्र खाली है। और नवमांश देखना बहुत जरूरी है। नवमांश में भी केंद्र यदि खाली है तो कहा गया है कि व्यक्ति अगर राजा के घर भी जन्म ले तो भी इसे एक दिन भिक्षाटन करना ही पड़ता है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली भी बहुत सी कुंडलियों में देखा भी है कि आदमी अगर केंद्र खाली है तो वो कितना भी धन कमा ले, लेकिन वो धन रोक नहीं पाता है। वो खुद ही अपने हाथों से धन खर्च कर देता है, उड़ा देता है, बुरी बुरी आदतों में वो लिप्त हो जाता है। तो अब चूंकि आप जब कुंडली किसी का देखिए तब आपको 3 कुंडली मुख्य रूप से देखना बहुत अनिवार्य है। पहला लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के घर ग्रह क्या है, लग्न कुंडली से हम उसके जीव, शरीर, रंग, रूप से लेकर उसके मृत्यु स्थान का तक पूरा विवरण देखते हैं। फिर राशि कुंडली। राशि कुंडली से उसका जीवन, जीवन साथी, परिवार में उसकी उन्नति, कब कब उन्नति होगी, ये राशि कुंडली से देखना चाहिए। और नवमांश की कुंडली ये होती है जो लग्न और राशि का फल बताता है। यानी कि लग्न कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह हैं और वो नवमांश में विपरीत हो गए, नीच के हो गए, कमजोर हो गए, दुष्ट ग्रहों के साथ हो गए, तो उस कुंडली का फल आधा हो जाता है। तो आप जब तक ये तीनों कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन ना कर लें तब तक आप फलादेश करने से बचें। हाँ, ये तीनों कुंडली के साथ साथ अब चूंकि आजकल एक और प्रथा है अष्टक वर्ग की। अष्टक वर्ग देखने से कोई मामूली ज्योतिष भी बड़ी आसानी से कुंडली का फलादेश कर देता है। अष्टक वर्ग का कुंडली देखने में बड़ा महत्व रखता है। फिर इसके बाद आप उसके दशा को देखिए, उसका विंशोत्तरी दशा देखिए। विंशोत्तरी दशा में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। फिर आप योगिनी दशा देखिए, योगिनी दशा क्या कह रही है। इस योगिनी दशा
का कब तक क्या है, इस योगिनी दशा में किस योगिनी की दशा है, किस योगिनी की अंतर्दशा है, ये आप जरूर देखिए। इसके बाद फिर आप अष्टोत्तरी दशा का भी अध्ययन जरूर कीजिए। ये तीनों जब आप कुंडली में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तब आपका योगा योग कुंडली के शुभ फल आदि के बारे में भी आप अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर यह भी देखा गया है कि नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। कुंडली में आपका उस व्यक्ति का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का क्या फल है। मैंने अपने बहुत से वीडियो में नक्षत्र का फल के बारे में कुंडली बनाया है, आगे भी अभी बना ही रहा हूँ। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के सबके अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं, सबके अलग अलग फल होते हैं। तो यह फल आप अच्छी तरह से अध्ययन करिए। आप वैसे जब ज्योतिषी हैं तो आपको सारा ज्ञान अपने आप रहता ही है। फिर आप उस कुंडली में निगेटिव, आप ये ध्यान रखें कि इसके मनोबल को तोड़ना नहीं है बल्कि उसको आगे ले जाना है। इसका क्या उपाय करने से यह व्यक्ति अपने इस काम में सफल हो सकता है, आप उसका उपाय बताइए। उपाय में मंत्र जाप, व्रत उपवास, पूजा पाठ, रत्न धारण करना, यह सब उसके उपाय हैं। तो जब आप उसको उपाय बताओगे और वो व्यक्ति उपाय करेगा तो निश्चित है कि उसका वो कार्य भी सफल होगा, वो अपने काम में सफल होगा। तो आपको भी बहुत सी दुआएं मिलेंगी। जो भी आर्थिक आपको देगा वो तो अलग से देगा ही, लेकिन वो आपको गुरु के समान मानेगा। कुछ लोग तो भगवान की तरह मानने लगते हैं, क्योंकि ज्योतिषी, एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो आदमी के कॉन्फिडेंस को बढ़ावे। कॉन्फिडेंस को आप कभी उसके कमजोर मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंस को कमजोर करोगे तो यह आप ज्योतिष के क्षेत्र में आना बिल्कुल गलत करते हैं। आप उसके रास्ते बताइए, उपाय वो कर सकता है, करे न करे ये उसकी मर्जी, लेकिन आप उसके उपाय बताइए। ये नहीं कि आप कुंडली को देखकर उसको कुछ नहीं हो सकता। मैंने ऐसा सुना है, मेरे ही कोई क्लाइंट्स ने, एक दो लोगों ने बताया कि गुरुजी ने कुंडली ही उठा के फेंक दिया, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है। मैंने वो सब कुंडली देखा, ऐसी कोई कमी मैंने विशेष नहीं देखा। उसका उपाय बताया, लोगों ने उपाय किया और आज वो बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो इस तरह से आप जब भी कुंडली देखिए तो बहुत बारीकी से, गहराई से देखिए। उसके ग्रहों के डिग्री को देखिए, ग्रहों की अवस्था देखिए, वो मृत अवस्था में है, किस अवस्था में है, बाल हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं। तब जाकर के आप फलादेश कीजिए। आपके पास कोई भी आता है, बहुत बड़ी आशा लेकर आता है, आप उसकी आशा पर पूरी तरह से खरा उतरिए और ऐसा उसको फलादेश कीजिए, उपाय बताइए कि वह अपने जीवन में कभी भी फेल ना हो। वो एक बार सफल हो गया तो आपके हमेशा सलाह लेता भी रहेगा और आपकी हर बात मानता भी रहेगा। कुछ लोग कुंडली के आड़ में डरा धमाका कर अनलीगल धन की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। मैं विद्वानों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी दुखी को और दुखी करके आप उससे कुछ धन जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये धन कभी शुभ नहीं माना जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जब भी किसी की कुंडली देखिए, बहुत इत्मीनान से, आराम से, शांति से देखिए और आप उसको ये बताते भी रहिए कि आपके इस उपाय का, इस परेशानी का, समस्या का समाधान ये है और वो समस्या आप बताइए, उसका उपाय भी बताइए और आप भी सम्मान प्राप्त कीजिए, धन भी प्राप्त कीजिए और उसके भी जीवन को उज्जवल बनाइए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंडली कैसे देखी जाती है इसके विषय में आपको जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा
अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि आगे मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। नमस्कार।